सुमित्रा के पति का देहांत तो रवि के बचपन में ही हो गया था और बेचारी सुमित्रा ने बड़ी ही मुश्किलों के साथ अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। और अब तो रवि को एक बहुत ही अच्छे से दफ्तर में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक नौकरी भी मिल गई थी और रवि उस बड़े से दफ्तर में बहुत ही अच्छे से अपना काम भी कर रहा था। रवि अपने घर चला जाता है। अरे माँ, तुम कहाँ पर हो? सारा दिन बस काम ही करती रहती हो क्या? जल्दी से बाहर आकर देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। रवि तो अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए अपने काम से उसको बताए बिना ही घर आ गया था। बेटा रवि, तुम यहाँ पर कैसे? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। अभी मेरी कल ही तो तुमसे बात हुई थी और तुमने बोला कि मैं बहुत मसरूफ हूँ। अरे माँ, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसे देख सकता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आने का बताया ही नहीं था। ठीक है बेटा रवि, ये सब कुछ तो ठीक है, मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये इतने ज्यादा शॉपिंग बैग क्यों हैं? इतना ज्यादा रुपया क्यों खर्च किया? अरे माँ, ये बेफजूल खर्च थोड़ी ना है। ये तो मेरी माँ के लिए मैं कुछ तोहफे लेकर आया हूँ। इसमें बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। रवि, तुम पहले मुझसे पूछ तो लेते। मेरे पास तो पहले से ही इतनी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आखिर फिर मैं इतनी साड़ियों का और क्या करूँगी? माँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कोई भी साड़ियाँ नहीं है। बस तुम पैसे बचाने के लिए अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदती, इसलिए मैं लेकर आ गया। रवि, ये साड़ियाँ तो अच्छी हैं, मगर अब तो मुझे ये बता कि कितना खर्चा कर कर आ गया है? कहीं दुकानदार ने तुझे लूट तो नहीं लिया? अरे नहीं नहीं माँ, ये साड़ियाँ तो बहुत ही सस्ती हैं। ये लाल वाली 5,000 की और हरी वाली 8,000 की। शहर में तो सेल लगी थी, इसलिए मैं ले आया। अरे भगवान बेटा, ये शहर वालों ने तो तुझे लूट लिया। इतने में तो मैं 10 साड़ियाँ ले आती, और वो भी इससे कई गुना अच्छी और बेहतर क्वालिटी की। नहीं नहीं माँ, इनकी क्वालिटी में और उन साड़ियों की क्वालिटी में फर्क होगा। ये तो शहर की मैं बहुत ही अच्छे मॉल की दुकान से लेकर आया हूँ। नहीं बेटा, तुझे नहीं मालूम कि ये सब कुछ तो शहर वालों के चोंचले हैं। प्राइस टैग ऊपर महंगे महंगे लगाते हैं और चीज वही सस्ते वाली बेचते हैं। माँ, अब क्या तुम मुझे सारा दिन इस साड़ियों के बारे में ही बातें सुनाती रहोगी, या फिर अपने बेटे को कुछ खिलाओगी भी? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग गई है। सुमित्रा तो जल्दी से किचन में रवि के लिए खाना लेने के लिए जाती है और किचन में भी जाकर यही सोच रही थी कि रवि ने इतने पैसे क्यों लगा दिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंजूस थी। अरे माँ, ये क्या? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अगर थोड़ी देर और मुझे भोजन ना मिला तो मेरी तो भूख से जान ही निकल जाएगी। जल्दी आ जाओ। अरे आई आई, बस थोड़ी देर, अब सब्र भी कर लो। खाना बस गर्म हो ही गया है, बस तुम्हारे लिए चावल गर्म करने ही रह गए हैं, अभी आती हूँ। वाह माँ, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। इतना समय बीत गया, मैंने तो अपनी प्यारी माँ के हाथ का कुछ भोजन ही नहीं खाया था। हाँ हाँ बेटा, शहर में खालस ग़िज़ा जो नहीं मिलती होगी, और माँ के हाथ की तरह का स्वाद भी उसमें नहीं होता होगा। अब चख कर जल्दी से बता। रवि तो जल्दी से खाना खाने लगता है और जल्दी खाना भी खा लेता है और अपनी माँ से बातें करने लगता है। बातें करते हुए रवि को तो समय का ध्यान ही नहीं रहता और वो अपनी माँ की गोद में ही सर रख कर सो जाता है। सुमित्रा तो रवि की शादी के बारे में सोच रही थी। बेटा रवि, ये क्या? तू तो बचपन की तरह अपनी माँ के गोद में सर रख कर सो गया। चल अब जल्दी से उठ और कमरे में जाकर सो जा। अरे माँ, वो बात तो अधूरी ही रह गई। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हें इस बार वॉशिंग मशीन लेकर ही दे दूं और कपड़े उसमें धोना करना। अरे नहीं नहीं रवि, मुझे उस मोरी मशीन की कोई भी जरूरत नहीं। मैं तो कपड़े अपने हाथ से ही धो लेती हूँ, फजूल खर्ची की क्या जरूरत? अरे माँ, तुम तो बस हर चीज में पैसे ही देखती रहती हो। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। चलो, अभी तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। रवि तो इतना कहते ही जल्दी से अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और रवि के जाने के बाद सुमित्रा भी सो जाती है और ऐसे ही जल्द ही गांव में सुबह भी हो जाती है। सुबह होते ही रवि तो अपनी माँ के उठने से पहले ही वॉशिंग मशीन ले आता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर सुमित्रा उठ गई तो वो तो वॉशिंग मशीन लाने नहीं देगी।
ऐसे ही रवि की छुट्टियां भी बीत जाती हैं और रवि वापस शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और सुमित्रा कहती है, ये क्या, मेरे बेटे के जाने के बाद ये घर फिर से कितना सूना सूना हो गया है। अब मैं इस घर में अकेली क्या करूंगी। सुमित्रा ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी सहेली शारदा भी वहां आ जाती है। देखो सुमित्रा, मैं ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गई, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि तुम तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आने वाली नहीं हो। शारदा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि जो तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। वैसे भी रवि के जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। सुमित्रा तो जल्दी से अपनी सहेली के लिए चाय बनाने के लिए किचन में जाती है और जल्दी से अपनी सहेली के लिए अच्छी सी चाय भी तैयार कर लेती है। और फिर दोनों सहेलियां बैठकर एक जगह खूब गप्पे लड़ाती हैं। अरे भाई सुमित्रा, ये सब कुछ बातें तो होती रहेंगी। तुम मुझे बताओ कि हमारे रवि बेटे की बहू को कब लेकर आ रही हो। बस शारदा, अब तुमसे क्या कहूँ, मैं तो यही सोच रही हूँ कि अपने बेटे के लिए जल्दी से एक सुंदर सी और होनहार बहू लेकर आऊं। चाय पीने के बाद वो दोनों सहेलियां तो जल्दी से सब्जी लेने के लिए मार्केट में चली जाती हैं और वहां उनकी नजर सुमन पर पड़ती है, जो कि ऐसे कह रही थी, काका जल्दी से मुझे 2 किलो सब्जी दे दो, क्योंकि मुझे घर जल्दी वापस लौटना है और सब्जियों के दाम वही होने चाहिए जो कि पिछले सप्ताह में लेकर गई थी। अरे भी बेटा सुमन, तुम जो रेट दोगी मैं वही रेट ले लूंगा। चलो अब जल्दी से अपनी सब्जी ले लो और मुझे भी पैसे देकर जल्दी से लौट जाओ। सुमित्रा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर सुमित्रा को तो उसी समय सुमन अपने बेटे के लिए पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सुमित्रा अपने घर जाकर भी सुमन के बारे में ही सोच रही थी। सुमित्रा को तो सुमन पहले ही नजर में भाग गई थी और वो तो अगली सुबह होते साथ ही सुमन के घर रिश्ते की बात करने के लिए भी चली जाती है और सुमन की माँ से जाकर ऐसे कहने लगती है, देखें बहन जी, मुझे आपकी बेटी सुमन अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और मैं चाहती हूँ कि इसकी मेरे बेटे के साथ शादी हो जाए। सुमन के घर वालों को तो रवि पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो तो उनका देखा भाला ही बच्चा था और देखते ही देखते सुमन और रवि का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। और सुमित्रा कहती है, देखो बेटा रवि, ये ना हो कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अपनी बीवी पर ही फजूल खर्ची करते रहो। ये लो अब दूध और ये पी लेना। जी ठीक है माँ, अभी तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ क्योंकि सुमन मेरा कमरे में इंतजार कर रही होगी और ये दूध भी मैं पी लूंगा। रवि तो इतना कहते साथ अपने कमरे में चला जाता है जहां सुमन उसका इंतजार कर रही थी और कहता है, सुमन तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल जैसे चांद का कोई टुकड़ा। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। और ऐसे ही उनकी सुहाग रात भी गुजर जाती है। सुमन को तो सुबह सुबह उठकर चाय पीने की आदत थी। सुमन तो जल्दी से किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए जाती है। सुमन के किचन में जाते ही रवि भी जल्दी से उसके पीछे ही किचन में चला जाता है और जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ मजबूती के साथ थाम लेता है। इतने में उनकी सास भी वहां पर आ जाती है और सुमित्रा तो आकर जोर जोर से कहने लगती है, ये क्या बहू, मैं कितने समय से ही चाय का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं कि सास जी के लिए चाय भी लेकर जानी है। ऐसे ही कुछ समय भी गुजर जाता है और रवि की छुट्टियां भी अब बस खत्म ही होने वाली थी और रवि की छुट्टियां आखिरकार खत्म हो जाती हैं और वो शहर वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है। रवि के जाने के कुछ रोज बाद ही सुमन की तबीयत तो बहुत खराब हो जाती है और उसे बहुत उल्टियां होने लगती हैं। सुमित्रा को तो मालूम हो जाता है कि सुमन पेट से है। अरे अरे बहू, ये क्या, तुम तो पेट से हो गई। मेरे बेटे की तो अभी अभी शहर में नौकरी लगी है, इतनी जिम्मेदारियां वो कैसे उठाएगा। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, ये तो भगवान की देन है और आप तो दादी बनने वाली हो, आपको तो खुश होना चाहिए। हाय रे भगवान, मैं ही मूर्ख हूँ जो तुम्हें समझाने के लिए बैठ गई, मगर मैं तो ये भूल ही गई थी कि तुम तो आजकल के बच्चे हो, बड़ों की कहाँ सुनते हो।
माँ जी, मेरा ये कहने का तो बिल्कुल भी अर्थ नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे अपनी बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है बहू, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अब सारा दिन भेड़ बकरियों की तरह चराती ही ना रहना, बल्कि हिसाब किताब से खाना। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, और जैसा आपने कहा है वैसे ही खाना खाया करूँगी, आप चिंता मत करें। सुमित्रा तो सुमन को बिल्कुल भी खाने पीने नहीं देती। इस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और एक दिन रवि को कॉल पर बताती है कि उसकी माँ उसके साथ क्या कर रही है। रवि जी, माँ जी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से खाने पीने नहीं देती, और मैं जो काम भी करती हूँ मुझे उसमें बस टोकती रहती है। मैं अब क्या करूँ। अरे सुमन, ये क्या तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज ही शहर से वापस लौट रहा हूँ और आकर सब कुछ देखता हूँ। रवि भी शहर से लौट आया था, और वो तो सुमन की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी, और वो उसको डॉक्टर के पास फौरी तौर पर ले जाता है। ये क्या, आपकी पत्नी और बच्चा तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। अगर आपने इनकी डाइट का ध्यान ना रखा तो माँ और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपनी पत्नी और बच्चे का खूब ज्यादा ध्यान रखूंगा। आप बस मुझे बता दें कि उनको खाने में क्या देना है। ताजा सब्जियां और फल, और उसके साथ कुछ विटामिन भी, जो मैंने आपकी पत्नी की डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं। आपको याद से इनको ये सब चीजें खिलानी हैं। रवि तो सुमन को घर ले जाता है, और घर जाकर उसका खूब ख्याल रखता है, और अब तो रवि खाने पीने की चीजें भी उसको खुद ही दिया करता है। ऐसे ही कुछ समय भी गुजर जाता है, और सुमन की डिलीवरी भी हो जाती है। रवि तो बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो सुमन से ऐसे कहता है। सुमन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, क्योंकि तुम और मुन्ना अब से मेरे साथ शहर में ही रहा करोगे, यहाँ पर नहीं रहोगे। अरे रवि बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो। अगर बहू और मुन्ना तुम्हारे साथ चले गए तो मैं इस घर में क्या करूंगी। मेरा घर तो सोना हो जाएगा। इसकी वजह भी माँ तुम ही हो। अगर तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा सलूक ना करती तो आज मुझे ये कठोर फैसला ना करना पड़ता जो मैंने किया। मेरे बेटे, तुम तो बहुत ज्यादा भोले हो, और तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। ये सब कुछ तो बहू ने ही जरूर तुम्हारे कान में भरा होगा कि मैं ऐसी हूँ। नहीं माँ, मुझे सब कुछ खुद ही नजर आता है। हाँ, पैसे बचाना अच्छी बात है, मगर जरूरत से ज्यादा भी पैसे बचाना हानिकारक हो सकता है। बेटा रवि, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तुम्हारे और बहू के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही क्या। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। सुनिए रवि जी, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, और मैं और मुन्ना यहीं पर रहेंगे अपनी माँ जी के साथ। आप शहर वापस लौट